हेलो स्टूडेंट्स, कल अपन ने डीएनए का पूरा कर लिया था। आज उसके बाद में अपन स्टार्ट कर रहे हैं आरएनए वर्ल्ड। आरएनए वर्ल्ड सबसे पहली बात है कि हमने डीएनए को प्रूव कर दिया एज ए जेनेटिक मटेरियल, लेकिन हमारा जो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है वो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल हम आरएनए को ही मानते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है तो आप फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल किसको कहोगे? आरएनए को। और उसका मेन कारण है कि इवोल्यूशन जो आपका चैप्टर है उसमें आपको पता है कि केमिकल इवोल्यूशन में जो फर्स्ट हमें जेनेटिक मटेरियल मिला था वो क्या मिला था? आरएनए। इसलिए हम इसको आरएनए को फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल मानते हैं। तो आरएनए वाज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहले देयर इज नाउ इनफ एविडेंस सजेस्ट द एसेंशियल प्रोसेस मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग, ये सब कौन करता है? हमारा आरएनए करता है। फिर उसके बाद में इवॉल्व अराउंड आरएनए। आरएनए यूज एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज कैटलिस्ट। तो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल फर्स्ट इसका हो गया, वो आपको किस में मिलेगा? प्लांट वायरस में। फिर ये कैटलिस्ट है क्योंकि बहुत सारी जो रिएक्शंस होती हैं केमिकल रिएक्शन, उसमें ये कैटलिस्ट का काम करता है। फिर उसके बाद देयर सम इम्पॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम that is catalyzed by RNA not by protein enzymes। फिर उसके बाद में RNA being catalyst reactive हैज़ अनस्टेबल, और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, अनस्टेबल होता है। तो इसलिए जो है केमिकल एवोल्यूशन जितना हुआ है उसके लिए ये मोर रिस्पॉन्सिबल है। फिर उसके बाद में इसमें जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होती है, जबकि ये कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होती है। अब देखो हमारे पास में स्टार्ट हो रहा है प्रोटीन सिंथेसिस। तो सबसे पहली बात है प्रोटीन सिंथेसिस, ये हमारा टॉपिक है। और इस प्रोटीन सिंथेसिस में हमारे पास में 3 स्टेप हैं। फर्स्ट है आपका रेप्लिकेशन, सेकंड अभी आप पढ़ोगे ट्रांसक्रिप्शन, और थर्ड होगा आपका ट्रांसलेशन। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो स्टेप्स हैं वो स्टेप किसके हैं? प्रोटीन सिंथेसिस के। अब देखो सबसे पहले हमारे पास में रेप्लिकेशन। तो ये जो रेप्लिकेशन है इसको भी जो है वॉटसन और क्रिक इन्होंने डिस्क्राइब किया था रेप्लिकेशन को, और इन्होंने सिंपल सी डेफिनेशन दी थी कि डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हैज़ नॉट एस्केप नोटिस दैट द स्पेसिफिक पेयरिंग ऑफ postulated immediately suggests the possible copying mechanism is a genetic material, Watson and Crick। तो इन्होंने कहा था कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब डीएनए जाता है तो वो रेप्लिकेशन के थ्रू जाता है, और इसके लिए इन्होंने रेप्लिकेशन प्रोसेस दिया था। अब देखो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो रेप्लिकेशन इन्होंने दिया था, ये रेप्लिकेशन कैसा होता है? ये आप रेप्लिकेशन है वो कैसा है? सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव टाइप, जैसे यहाँ देखो इन्होंने दिया भी सजेस्टेड 2 स्ट्रैंड वुड बी सेपरेट टेम्पलेट। अब ये दोनों स्ट्रैंड हैं। सबसे पहले देखो आपको ये दिख रही है इस तरीके से 1 और 2, ये अभी यहाँ तो कॉइल्ड है, उसके बाद में दोनों अलग हो गई। तो दोनों ही जो डीएनए की स्ट्रैंड होती हैं वो स्ट्रैंड किस कैसे यूज़ होती हैं? एज ए टेम्पलेट। तो सबसे पहली बात डीएनए की दोनों स्ट्रैंड होती हैं वो क्या होती हैं? टेम्पलेट होती हैं, और दोनों से ही डीएनए का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात। फिर उसके बाद में ये हमारे पास में एक डीएनए से 2 नए डीएनए बने, और इसमें एक स्ट्रैंड तो है ओल्ड, और जो ये आपको पर्पल दिख रही है ये कैसी है? न्यू। अब यहाँ पे भी आप देख रहे हो ये है ओल्ड और ये है न्यू। तो इस तरीके से जो हमें नए डीएनए मिल रहे हैं उन डीएनए में 50% आपका पेरेंट का है और 50% नया है। तो ऐसा जो रेप्लिकेशन होता है उस रेप्लिकेशन को हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो सबसे पहले आपको रेप्लिकेशन बताना है। तो रेप्लिकेशन क्या है? डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन। अब ये जो फॉर्मेशन है इसकी जो टेक्निक है वो टेक्निक कैसी होती है? सेमी कंजर्वेटिव, यानी कि हाफ ओल्ड
और हाफ न्यू, या आप कह सकते हो 50% ओल्ड और 50% न्यू। तो ऐसा जो रेप्लिकेशन होता है उस रेप्लिकेशन को हम क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ रेप्लिकेशन। अब देखो, इस सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ रेप्लिकेशन को प्रूव करने के लिए यहाँ पे आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, और ये दिया था मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल ने। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जो आपके 4 नंबर वाला जो होता है उसके लिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि किस तरीके से इन्होंने एक्सपेरिमेंट में प्रूव किया था कि ये रेप्लिकेशन कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव टाइप। तो सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम, फिर 1958 में इन्होंने करा था। अब देखो, सबसे पहले इन्होंने, पहले अपन मैं आपको इसको डायग्राम से बता देती हूँ। सबसे पहले इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया लिया, और ई कोलाई बैक्टीरिया का यहाँ पर जो डीएनए, उस डीएनए को यहाँ पे करा। तो सबसे पहले इस डायग्राम से भी पहले मैं एक डायग्राम आपको और बना के दे रही हूँ। ये देखो, सबसे इस डायग्राम से पहले भी आप जो है, अब देखो इस एक्सपेरिमेंट में ये मैंने थोड़ा सा यहाँ ऐड किया है। सबसे पहले हमने ई कोलाई को बैक्टीरिया लिया, और इस बैक्टीरिया को हमने कल्चर किया किसमें, NH4Cl में। और इस NH4Cl में जो नाइट्रोजन था वो कैसा था, 15। तो यहाँ पे आपको 9N14 दिख रहा है, जबकि जब अपन ने इसको कल्चर किया तो ये रेड कलर का आपका दिख रहा है। इसका मतलब ये किस में हो गया आपका, एन पूरा का पूरा, मतलब ये काफ़ी जनरेशन तक करते हैं, तो ये किस में चेंज हो गया, N15 में। और N15 में होने के बाद में इस वाले जो जेनेटिक मटेरियल है, जब हमने इसको सेंट्रीफ्यूज़ किया, तो यहाँ पे देखो सेंट्रीफ्यूज़ किया है किसके अंदर, सीजियम क्लोराइड में। तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर आपको जो टेस्ट ट्यूब है, क्योंकि जो N4 होते हैं वो लाइट वेट होते हैं और N15 है वो हैवी वेट है, तो ये सारे के सारे आपको बिल्कुल टेस्ट ट्यूब में नीचे मिले। तो फर्स्ट हमने क्या करा है, आप सबसे पहले लिखोगे कि जो हमारे पास में नॉर्मल ई कोलाई थे उनको हमने NH4Cl, और इसमें जो नाइट्रोजन होता है वो कैसा होता है, 15 वाला होता है आइसोटॉप, उसको हमने यहाँ यूज़ किया है, और ये पूरे के पूरे आपको N15 में चेंज हो गए। फिर उसके बाद में आप अपने इसको नॉर्मल कंडीशन में छोड़ दिया, और हमें फर्स्ट जनरेशन यहाँ पे मिली। और इस फर्स्ट जनरेशन में हमें अब हम इस तरह से ले रहे हैं, 20 मिनट लगे, और 20 मिनट में हमें यहाँ पे हाइब्रिड इनके जेनेटिक मटेरियल या डीएनए मिले, जिसमें कि एक स्ट्रैंड तो कैसी थी, N15 की, जो कि ओल्ड थी, और जो नई बनी थी जो आपको ग्रीन वाली दिख रही है, ये ग्रीन वाली कौन सी है, N14 वाली है। फिर यहाँ पे जब इसको भी जब सेंट्रीफ्यूज़ करा, तो यहाँ पे आप फर्स्ट वाले में देख रहे हो कि हैवी है, तो ये थोड़ा सा नीचे मिला, और इसमें जो हाइब्रिड है वो हाइब्रिड आपको थोड़े से ऊपर मिले क्योंकि लाइट हो गए। और यहाँ पे जब हमने रेशो देखा तो यहाँ 4 स्ट्रेंथ है, 2:2, या आप इसको कह सकते हो 1:1, 50% ओल्ड और 50% जो है न्यू। फिर उसके बाद में सेकेंड जनरेशन ली, तो सेकेंड जनरेशन में इसमें 40 मिनट्स लगे, और यहाँ पे आपको 1 2 3 4 डीएनए दिखा रखे हैं, और 4 में से 2 आपको जो ग्रीन वाले दिखा रखे हैं वो बिल्कुल नॉर्मल है, यानी N14 वाले हैं, जबकि बीच वाले हैं वो कैसे हाइब्रिड है, जिसमें आपको रेड दिख रहा है वो N15 है, और ग्रीन कितना है आपका, वो है आपके 2 स्ट्रैंड कैसे नॉर्मल। फिर यहाँ पे हमने देखा तो हमारे पास में जो रेशो मिला, वो रेशो में क्या है, अगर आप इनकी काउंट करते हो तो आपको 6 स्ट्रैंड तो मिल रही है N14 की, और 2 मिलती हैं N15 की। तो यहाँ पे हमें मिल गया 3:1। और जब हमने इसको सेंट्रीफ्यूज़ करा तो इसमें जो हमारे पास में 6 थी वो तो आपको लाइट वेट मिली, और जो हमारी 2 थी वो आपको हैवी में मिली। तो इस तरह से हमें यहाँ पे 2 प्रेसिपिटेशन मिले। तो ये पूरा प्रूव करती है कि हाँ भाई, जो
डीएनए का रेप्लिकेशन है वो कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ डीएनए। तो इस तरीके से आप इस पूरे डायग्राम को बनाओगे। अब देखो अपन यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दे रखा है कि जो ई कोलाई बैक्टीरिया है उसको हमने अमोनियम क्लोराइड में जो है ग्रो किया। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो हैवी आइसोटॉप, तो ये आपके एमसीक्यू में आता है, यहाँ पे 15 लिखा हुआ है। तो इस अमोनियम क्लोराइड में हमने इसको ग्रो किया। तो जितना इसका N14 था वो किस में कन्वर्ट हो गया, N15 में। फिर उसके बाद में फिर हमने इसको नॉर्मली करा, और नॉर्मल करने के बाद में जो दूसरा केमिकल है सीजियम क्लोराइड, इस सीजियम क्लोराइड में हमने इसको सेंट्रीफ्यूज किया। तो हमें जो है अगर लाइट वेट था तो उसका प्रेसिपिटेशन ऊपर मिला। तो इस तरीके से इस पूरे एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे बताया गया। फिर यहाँ पे देखो अपने को पता लग गया कि वाकई जो हमारा डीएनए है वो डीएनए क्या है, डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव। अब यहाँ पे देखो जो थर्ड है आपको दे रखा है 20 मिनट्स, फिर उसके बाद में 40 मिनट्स। तो इस तरीके से आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हो, और आपको क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि भाई थर्ड जनरेशन में क्या होगी, तो फिर आप इसको और भी आगे बढ़ा सकते हो। फिर उसके बाद में ये तो था हमारा, ध्यान रख लो। ये तो जैसे मान लीजिए कि आएगा, क्योंकि ई कोलाई है, ई कोलाई क्या होता है, प्रोकैरियोट्स। तो अगर मान लीजिए साइंटिस्ट के नाम से नहीं आया और ये आ गया कि आप प्रूव करिए प्रोकैरियोट्स में, तब भी आपको ये लिखना है। उसके बाद में यही जो प्रूव है या यही एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सपेरिमेंट एक दूसरे साइंटिस्ट ने दिया था, और वो साइंटिस्ट कौन थे, टेलर। अब यहाँ पे हमारे पास में अगला जो है, ये छोटा सा इसमें दे रखा है, वो वाला तो था हमारा प्रोकैरियोट्स का, लेकिन ये वाला जो है वो किसका है, यूकैरियोट्स का है। और ये टेलर एक्सपेरिमेंट से यहाँ पे अगर आता है आपका छोटा सा, तो टेलर जो साइंटिस्ट हैं उनने ये दिया था। और इन्होंने जो सेल्स यूज़ की थी वो विसिया फेबा, ये फ्लैट बीन्स हैं जिनको यहाँ पे यूज़ किया गया। और ये जो टेलर हैं इन्होंने रेडियो एक्टिव को यूज़ किया था, थाइमिडिन को, और बिल्कुल उसी तरह से एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने इस प्लांट की रूट्स सेल्स को यूज़ किया, और उन्होंने इसको रेडियो एक्टिव थाइमिडिन के अंदर डाला, और उसमें जब उन्होंने कल्चर किया तो उसमें जब इन्होंने डिवीज़न देखा, तो उस माइटोसिस डिवीज़न में मेटाफेज स्टेज में, और यहाँ पे नहीं दे रखा है हमारे पास में, इन्होंने जो केमिकल यूज़ किया था वो किया था कॉल्चिसिन। और कॉल्चिसिन से इन्होंने मेटाफेज के अंदर देखा कि वहाँ पे भी जो क्रोमोसोम्स हैं, वो क्रोमोसोम्स में जो डीएनए है 50% कैसा है, थाइमिडिन वाला है, और 50% नॉर्मल है। तो ये भी इन्होंने प्रूव करा कि इस चाहे यूकैरियोट्स हो चाहे प्रोकैरियोट्स हो, उनके अंदर आपको सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ रेप्लिकेशन मिलता है। तो अब आपको ध्यान रखना है, प्रोकैरियोट्स का आएगा तब तो आप मेसेल्सन और स्टॉल वाला करोगे, और अगर ये एक्चुअली छोटे में ही आएगा, अगर यूकैरियोट्स में सेमी कंजर्वेटिव आता है तो आप टेलर वाला एक्सपेरिमेंट करोगे। इसके आगे मैं आपको कल कराऊंगी। ओके, थैंक यू।